जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ पर बैलेंस शीट मौजूद है। पार्टनरशिप एडमिशन, साझेदारी का प्रवेश, यानी साझेदारी में नए साझेदार का प्रवेश यूपी बोर्ड क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा के लिए। यह विजय पाल सिंह की बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। यह प्रश्न किसी स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया है, जिसमें समायोजित पूंजी के बारे में खास प्रश्न किया गया है, जो कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर परीक्षा की दृष्टि से। और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी हैं, दूसरी किताबों में भी हैं, दूसरे राइटरों की किताबों से आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं, बशर्ते कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसकी तमाम बारीकियों को समझेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 हमने वही प्रश्न कॉपी पर लिखा है जो कि स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे किया था, जिसको हम स्टार्टिंग में आपके लगा चुके हैं। तो वहाँ पर लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट, देय बिल, संचिति, पूंजी, मदनलाल, कृष्णलाल, यानी यहाँ कृष्ण गोपाल है, जिसको हमने कृष्णलाल लिखा है। इनको कोड के द्वारा हम मदन लाल को M और कृष्ण गोपाल, जो कि बुक में कृष्ण गोपाल है, यहाँ हमने गलती से कृष्ण लाल लिखा है, लेकिन कोडिंग में हम इनको के पढ़ेंगे। और इनकी रकम सामने लिखी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं। और एसेट्स साइड में 5 आइटम दिया है: बैंक, देनदार, फर्नीचर, मशीनरी और भवन, जिसमें ये 24,000 है। ध्यान से देखिए। और इन शर्तों में क्या लिखा है: 1/4 भाग के लिए निम्न शर्तों पर राम गोपाल को साझेदारी में शामिल किया गया है। मशीनरी, भवन, फर्नीचर पर 5% की दर से ह्रास लगाना है। देनदारों पर 5% से रिजर्व भी बनाना है। ख्याति का मूल्यांकन 32,000 रुपये किया गया। राम गोपाल 45,000 रुपये पूंजी के रूप में लेकर आता है। यहाँ पर जो सवाल में महत्वपूर्ण है वह है सब साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन के नए अनुपात में कर दिए जाएं। यही इस सवाल का मूल रहस्य है, जिसकी वजह से सवाल सफल नहीं हो पाता और न ही यह अच्छी तरह से सॉल्व हो पाता है। यह एक ऐसी कड़ी है इस सवाल में जो पूरे सवाल के सिस्टम को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। तो आइए शुरू करते हैं इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से। यहाँ आप देख रहे हैं मशीन, भवन, फर्नीचर, तीनों पे 5% की दर से ह्रास लगाया गया है। तो तीनों पर अगर हम भवन पर 5% से लगाते हैं तो 2850, और मशीन पर 24,000 का 5% 1,200 रुपये, और फर्नीचर पर 5% इस 12,000 पर काटेंगे तो 600 रुपये होता है। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। मशीनरी 1200, फर्नीचर 600, बिल्डिंग 2850, और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% देनदारों पर। यहाँ पर लिखा है देनदारों पर 5% से रिजर्व बनाना है, और देनदार यहाँ पर 30,000 के दिए गए हैं। तो इसका 5% 1,500 रुपये होगा, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि किसी संपत्ति का दाम बढ़ा नहीं है, सिर्फ घटा ही है। तो घटी हुई रकम डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के आती है। टोटल 6,150 रुपये हो चुका है। और इसको, क्योंकि जब हमने प्रश्न पढ़ा था तो उसमें राम गोपाल एक नया पार्टनर आता है, जबकि मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल पुराने साझेदार होते हैं। मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल का अनुपात लाभ हानि बांटने का सवाल में कहीं नहीं लिखा है। यदि ऐसा हो कि साझेदारों का कोई भी पुराना अनुपात नहीं होता है तो उनको हम इक्वल यानी बराबर यानी 1:1 मान लेते हैं। अगर 3 साझेदार हैं तो 1:1 मान लेंगे, यानी 1/3 1/3 1/3। अगर 2 पुराने साझेदार हैं तो 1 और 1 यानी कि 1:1 यानी 1/2 और 1/2 मान लेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे
तो दो ही पुराने साझेदार हैं, मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल। मदन गोपाल और कृष्ण गोपाल को हमने कहा था कि मदन को एम और कृष्ण को के मानेंगे, तो ये डेबिट साइड में टोटल लॉस हो गया। इस लॉस का दाम 6150 है और यही हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे और इसको मदन में और कृष्ण में बराबर बराबर यानी 1/2 और 1/2 बांटेंगे। तो दोनों की यहाँ पर ये लॉस 3075 और 3075 बंट जाएगी। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्क्रीन पर आप बहुत बारीकी से देखिए और इसको समझिए। यहाँ पर हमने सबसे पहले पूंजी का पुराना बैलेंस लिखा है, बाई बैलेंस BD। यह पूंजी हमेशा पुरानी बैलेंस शीट में से देखकर डाली जाती है। यहाँ पर देखेंगे मदन और कृष्ण का पूंजी यहाँ लिखा है 45,000 और 30,000। इसी पूंजी को सबसे पहले बाई बैलेंस BD के नाम से लिखेंगे। इसके बाद बाई बैंक के नाम से जो मिस्टर मदन गोपाल राम गोपाल पूंजी ला रहे हैं, नए पार्टनर की पूंजी नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे बाई बैंक के नाम से। इसके बाद बैलेंस शीट में जो चीज़ें अगर इनको देने वाली पुरानी चीज़ें जैसे रिजर्व है, लाभ हानि खाता है, तो उसको यहाँ पर बांट देंगे, अदरवाइज नहीं बांटेंगे। फिलहाल यहाँ लाइबिलिटी साइड में देखेंगे तो संचिति लिखा हुआ है जो कि 18,000 है, तो यह भी 9-9 हज़ार रुपये बांट दी जाएगी। इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया था 3075 3075, इसको दोनों को दिया जाएगा, मदन को भी और कृष्ण को भी। तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से यहाँ पर लिख देंगे। इतना करने के बाद आइए पहुँचते हैं उस महत्वपूर्ण वर्किंग पर जो सवाल में दिया है, जिसने पूरे सवाल को हिलाकर रख दिया है। वह क्या है, इस वर्किंग को ध्यान से देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वर्किंग है जिसकी वजह से स्टूडेंट कभी सवाल में सफल नहीं हो पाता है। यहाँ पर वर्किंग लिखा है हमने। अब शुरू से एक एक पॉइंट देखिए। मैं इसको चाहता हूँ कि आप बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एकदम टंच क्लियर करके छोड़ें। 1/4 भाग की जो पूंजी मिस्टर राम गोपाल आते हैं, नए साझेदार हैं, उनकी पूंजी है 45,000 रुपये। वर्किंग को बहुत क्लियरली देखिए। टोटल कैपिटल अगर 1/4 भाग यानी चौथाई हिस्से की पूंजी 45,000 है तो पूरे फर्म की पूंजी कितनी होगी, 4/1 करेंगे तो 1,80,000 होगी। अब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे क्योंकि सवाल में लिखा गया है खास तौर पर कि ख्याति का मूल्यांकन, यहाँ लिखा है ख्याति का मूल्यांकन 32,000 रुपये किया गया। ये नहीं कहा गया कि ख्याति का इतना रुपया राम गोपाल लेकर आया, यानी कि राम गोपाल नगद कोई भी रकम ख्याति का नहीं लाता है। पूरे फर्म की ख्याति 32,000 निर्धारित कर दी जाती है, लेकिन क्योंकि ख्याति को बिजनेस में दिखाना ठीक नहीं होता है, इसलिए जब हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे तो पूरी जो कैपिटल 1,80,000 हमने निकाला है फर्म की, उसमें से 32,000 रुपये जो ख्याति का है, पूरी फर्म की ख्याति का, उसे निकाल देंगे। उसे निकालने के बाद जो पूंजी बचती है वह 1,48,000 रुपये बचती है। अब ओल्ड रेशो मदन का और कृष्ण का 1:1 है क्योंकि दो ही पार्टनर हैं। अब यहाँ लिखेंगे लेट टोटल शेयर ऑफ द फर्म, यानी पूरे फर्म का हिस्सा कितना माना जाता है, 1, अपने आप में 1 होता है। शेष भाग कितना होगा जब राम गोपाल की एंट्री होगी, 1 - 1/4, 4 यानी 4 एकम 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/4 आएगा। इस 3/4 को इसमें गुणा कर देंगे, इसको 1 और 1 2 है तो 1/2 1/2 पढ़ेंगे। 3/4 यानी यही 3/4 जो शेष भाग आया है उसी में हम पुराने अनुपात की मल्टीप्लाई मदन कृष्ण की करेंगे। 3/4 गुणा 1/2, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, ऊपर की ऊपर गुणा नीचे की नीचे गुणा। ऐसे ही यहाँ करेंगे 3 एकम 3, 4 दूनी 8। और जो राम गोपाल है वह भी नया पार्टनर है, तो उस वक्त हम देखेंगे कि भाई अगर वो नया पार्टनर है तो उसका हिस्सा कितना, उसका हिस्सा 1/4 है, लेकिन सबके यहाँ अंश और हर में चेक करेंगे तो 8 जो है निचले हिस्से में आ रहा है, तो इसके नीचे भी 8 आना चाहिए। तो 8 लाने के लिए हम नीचे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, तो इसी 2 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, 2 एकम 2, तो 2/8 हो गया। अब इनका जो नया अनुपात है वो
3-3-2 हो चुका है, यानी 3/8, 3/8 और 2/8। जो हमने यहाँ नई पूंजी निकाली है 1,48,000 रुपये, इस पूंजी को यहाँ पर तीनों जनों में बांटना होगा। मदन की नई पूंजी कितनी होगी, तो यहाँ देखते हैं 1,48,000 इंटू 3/8 तो 55,500। और कृष्ण की नई पूंजी कितनी होगी, 1,48,000 इंटू 3/8 तो ये भी 55,500 होगी। यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब आप देखेंगे राम गोपाल की पूंजी 1,48,000 1,48,000 गुणा 1/4 तो यह होगी 37,000। अगर हम इसको 1,48,000 इंटू 2/8 करेंगे तो यही आएगा 37,000। इसका हिस्सा 1/4 है तो 1/4 करेंगे तब भी वही आएगा, और 2/8 करेंगे तब भी वही आएगा, क्योंकि 2/8 को काटेंगे छोटा करेंगे तो 1/4 ही होगा। तो दोनों में किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं 2/8, तो यह भी 37,000 ही प्राप्त होगा। अब हम पूंजी निकाल चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, एक खास वर्किंग जो महत्वपूर्ण है, देखिए क्या है। पूरी फर्म की गुडविल, यहाँ पर देखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म 32,000 रुपये है। इसमें राम गोपाल जो है 1/4 का हिस्सेदार है, तो यानी कि वह 4 अट्ठे 32, 8 एकम 8, तो 8,000 रुपये राम गोपाल को लाना था 32,000 में से, लेकिन वो लेकर नहीं आया है। जब नहीं लाया है तो उसके खाते में से इतना पैसा निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मदन को उसमें से कितना मिलेगा, जो न्यू पार्टनर होता है उसके हिस्से की ख्याति की रकम को पुराने साझेदारों के किस रेशो में बांटते हैं, त्याग के अनुपात में, जिसे हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। अगर नया रेशो नहीं दिया है तो जो पुराना रेशो होता है वही त्याग का अनुपात यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो माना जाता है। तो इसमें पुराना अनुपात 1:1 यानी कि 1:1 यानी 1:1 है, जो कि 1/2 और 1/2 है। तो इस 8,000 में से मदन को 1/2 यानी कि 4,000 और कृष्ण को 1/2 यानी कि 4,000 मिलेगा। तो ये 4,000, ये 4,000। अब आपको हमने सारी वर्किंग दिखा दी बहुत क्लियरली। अब इनका यूज कैसे करें, अब आप ये देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मौजूद है। यहाँ पर बैलेंस BD ये तो आपको पहले ही बता दिया गया। बैंक अकाउंट न्यू पार्टनर मिस्टर राम गोपाल का ये पैसा है पूंजी का। ये रिजर्व है जो कि 1/2 बट गया। अब यहाँ पर क्योंकि जो यहाँ पर मिस्टर राम गोपाल आते हैं तो ये गुडविल का पैसा नहीं लाते हैं, लेकिन इनके अकाउंट में से वह पैसा 8,000 रुपये ज़रूर निकाला जाएगा। डेबिट साइड से 4,000 रुपये तो मदन गोपाल के नाम पे जाएंगे और 4,000 रुपये कृष्ण गोपाल के नाम से जाएंगे, और यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर डलेगा एम्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है ये मदन को मिलेगा और ये केज ये कृष्ण को मिलेगा, तो कृष्ण कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे। ये 4,000 कटेगा डेबिट साइड में, और यहाँ पर मदन और कृष्ण के खाते में राम गोपाल के नाम से डलेगा राम्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखेंगे 4,000 यहाँ और 4,000 यहाँ, दोनों के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसके बाद जो वर्किंग में हमने आपको कैपिटल अकाउंट का पैसा एडजस्टेड कैपिटल दिखाया था, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ये है 148 1,48,000, जिसमें मदन की नई पूंजी 55,500, कृष्ण की नई पूंजी 55,500। इन दोनों पूंजियों को क्रमशः यहाँ लिखेंगे। ध्यान से देखिए कहाँ लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस CD। हमेशा पहले तो हम बैलेंस CD क्रेडिट साइड को जोड़ते थे, डेबिट को घटा के लिखते थे, लेकिन अब एडजस्टेड कैपिटल में हम क्योंकि कैपिटल
हमें पहले ही पता लग जाता है, वर्किंग करके 55,500 उसको यहाँ लिखेंगे, दोनों की पूंजियाँ यहाँ पर लिखी जाएंगी। और यहाँ पर तीसरा नंबर है राम गोपाल का, तो आप देखेंगे हमने राम गोपाल की भी पूंजी यहाँ पर 37,000 निकाल के आपको दिखाया था, उनकी भी पूंजी यहाँ पर आपको लिखना होगा। इस प्रकार से ये जो पूंजी आई हुई है ये नई पूंजी है, यही कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब हम दोनों तरफ मैचिंग करेंगे, यानी मिलान करेंगे और देखेंगे किस तरफ कम या ज़्यादा है। अगर क्रेडिट साइड में ज़्यादा है तो डेबिट साइड को घटाएंगे और बैलेंस में जो आएगा उसको टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसी को यहाँ और यहाँ लिखेंगे और बाई बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे। चेक करने पर पता चलता है कि क्रेडिट साइड मिस्टर एम का पहले शुरू करते हैं। 45 और 9 54 4 58,000 है, और जबकि डेबिट साइड में 55 3 58,575 है, यानी ये साइड ज़्यादा है, तो इसी को ही हमें दोनों तरफ लिखना होगा। 58,575 रुपये, यहाँ भी 58,575 रुपये लिखेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ये साइड सिर्फ 58,000 है, 575 रुपये कम है, तो बाई बैंक के नाम से 575 रुपये लिख देंगे। वही काम हम कृष्ण गोपाल वाले में करेंगे, इनका भी चेक करेंगे। इधर 30 9 39 4 43 43,000 है, जबकि ये दोनों 58,575 यानी 58,575, यानी ये ज़्यादा है। इसी को ही हमें दोनों तरफ लिखना होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, जो ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ लिखा जाता है, और जो कम होता है उसकी तरफ बाई बैंक लिखा जाएगा। और यहाँ पर 58,575 में से इनको घटाएंगे 43,000 43,000 को, तो 15,575 आएगा। और जब हम राम गोपाल की टेस्टिंग करते हैं तो राम गोपाल का दोनों तरफ बराबर है, यहाँ भी 45,000 है और यहाँ भी 45,000 है, दोनों तरफ 45,000 हुआ, तो इनका मैचिंग आराम से हो गया है। इसके बाद हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से यह पता चल जाएगा कि आखिर बैंक की पोजीशन क्या है। जब बैंक अकाउंट बनाए तो यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट दोनों लिख दो। इससे क्या होगा, आपके मन में कैश और बैंक का भ्रम दूर हो जाएगा। दोनों का बैलेंस आप यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर पार्टिकुलर्स रुपीज, यहाँ पर भी पार्टिकुलर्स रुपीज, टू बैलेंस बीडी। अगर आपके पास सवाल में कैश और बैंक दोनों लिखा है, यहाँ पर कैश लिखिए और कैश का पैसा कैश के सामने लिखिए, उसके नीचे बैंक लिखिए, बैंक का पैसा बैंक के सामने लिखिए। फिलहाल इसमें आपके सवाल में सिर्फ बैंक ही दिया गया है और हम यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट बना रहे हैं, तो एक ही बैलेंस है। ये रहा बैंक 60,000 रुपये का, इसी को ही लिखेंगे। इसके बाद मिस्टर राम गोपाल अलग से कोई पैसा ख्याति के रूप में नहीं लाते हैं, वो सिर्फ पूंजी के रूप में लाते हैं। राम्स कैपिटल अकाउंट के नाम से यहाँ पर उनकी पूंजी का पैसा 45,000 रुपये लिखेंगे। उसके बाद जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो आप देखेंगे क्रेडिट साइड में लिखा है कि बाई बैंक 575 रुपये मिस्टर एम लेकर आएंगे, यानी मदन गोपाल, और कृष्ण गोपाल 15,575। इनके पैसे डेबिट साइड में डालेंगे। एम्स कैपिटल अकाउंट 575 रुपये, और केज यानी कृष्ण गोपाल का
पूंजी खाता, इससे आएगा 15,575 रुपये। इनका टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड में तब पैसा डालते हैं जब हमारे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू बैंक या टू कैश के नाम से पैसा लिखा हो। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो हम क्रेडिट में कुछ नहीं डालेंगे, इनका टोटल कर लेंगे। 60,000 और ये 45, 1,05,000, 15, 1,20,000, 500 5 से जुड़ के 1,21,000 और 75 75 150 हो गए, तो 1,21,150 हो गया इधर का टोटल। और इधर यही बाई बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे 1,21,150 रुपये, और यही टोटल में भी लिखेंगे। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब देखेंगे आप बैलेंस शीट जो कि नई बनेगी, यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जिन चीज़ों का दाम बदल जाता है उसको हम बदल देते हैं, जिसका नाम नहीं बदलता उसको हम नहीं बदलते, उसको हम ज्यों का त्यों ही लिखते हैं। याद रखिए बैलेंस शीट का दो फॉर्मेट होता है, एक तो परपेचुअल फॉर्मेट और एक होता है लिक्विडिटी। इन दोनों को आप समझेंगे जरूर और ध्यान से समझिए। अगर हम परपेचुअल बनाते हैं स्थिरता के क्रम में, तो सबसे पहले पूंजी आती है, बैंक लोन आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, फिर क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, और इस तरह फिक्स एसेट्स जैसे प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, उसके बाद डेबिटर्स, स्टॉक, ये सब आते हैं। कैश वगैरह सबसे लास्ट में आते हैं। अगर हम लिक्विडिटी फॉर्मेट बनाते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, यानी कैश, बैंक, डेबिटर, बिल्स रिसेबल, स्टॉक, इसके बाद फिक्स एसेट्स नीचे आ जाता है, और इधर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, और लास्ट में कैपिटल आता है। इसे लिक्विडिटी फॉर्मेट बोलते हैं। एक क्रम कोई सा भी आपको याद रखना होगा। फिलहाल हम यहाँ पर वही फॉर्मेट दे रहे हैं जो बुक में लिखा हुआ है, तो अब इसको भी आप ध्यान से समझिए। हम इसी बैलेंस शीट को सेम टू सेम बनाएंगे। जिसका दाम बदल चुका है, यानी जिसका अमाउंट चेंज हुआ है उसे चेंज कर देंगे, जो ख़त्म हो गया उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिसका दाम कुछ भी नहीं हुआ है उनको ज्यों का त्यों रखेंगे। सबसे पहले लेनदार का नाम आता है 40,000, तो हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 40,000। इनका दाम कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, हमने सब कुछ किया लेकिन क्रेडिटर्स में कोई परिवर्तन नहीं किया। बैंक ओवरड्राफ्ट में कहीं भी कोई भी लेन देन नहीं हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लिखेंगे 20,000 रुपये, 20,000 है, यह परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे बिल्स पेबल में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, नहीं हमने कहीं उसका इस्तेमाल भी किया है कि हम उसको बदल सकें। इसके बाद रिजर्व हम बांट चुके हैं, रिजर्व का कोई मतलब नहीं है। अब नंबर आता है पूंजी का। पूंजी यहाँ 2 लोगों की है, लेकिन जब हमने पूंजी खाता बनाया था तो हमारा बैलेंस 3 लोगों का आया है, तो ये पूंजी है बैलेंस सीडी वाली, यही पूंजी डालेंगे। ध्यान रखेंगे पूंजी यहाँ लिखेंगे कैपिटल। अब हमारे पास 3 पार्टनर हो गए, मदन, के से कृष्ण, आर से रामगोपाल। इनकी 55,500 है, 55,500 इनकी भी है और इनकी है 37,000। इन तीनों की पूंजी क्रमशः 1,48,000 रुपये हो गई है। इस साइड में और कुछ नहीं बचा है। और अगर हम इसका टोटल करते हैं यहीं पर तो देखेंगे 2,38,000 इसका टोटल आ चुका है। यहाँ पर 14, 3, 17, 4, 21, 2, 23, हाँ बिल्कुल सही है। इसका टोटल 2,38,000 हो चुका है। अब हम पहुँचते हैं एसेट साइड में। बुक में देखेंगे सबसे पहले बैंक है, जो चीज़ बदल चुका है। बैंक हमारा अब वो बैंक नहीं रहा जो बैंक पहले था,
अब हमने बैंक अकाउंट बनाया, बैंक अकाउंट जब बनाया तो हमारा बैलेंस ये हो गया 1,21,150। बैलेंस सीडी वाला ही पैसा बैलेंस शीट में डालता है, ये ध्यान रखेंगे। बैंक अकाउंट जो है, यहाँ बैंक अकाउंट या बैंक लिख सकते हैं। इसके बाद बैलेंस शीट में अगला आइटम देखेंगे, डेब्टर्स लिखा है। डेब्टर्स की जो रकम है बुक में आप देखेंगे तो 30,000 है, लेकिन इसमें से हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, यहाँ जो बोला गया था देनदारों पे 5% काटिए, तो हमने बैड डेट्स के काट लिए थे 1,500 रुपये, वो 1,500 घटा देंगे, 28,500 रुपये लिखेंगे। इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर में देखेंगे ध्यान से तो फर्नीचर की रकम यहाँ 12,000 है, तो 12,000 में से हमारा डेप्रिसिएशन कट चुका है इसका 600 रुपये, 5%, जो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था उसको ध्यान से देखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जिन चीज़ों का दाम घट गया था उसको घटा देंगे, जिसका दाम बढ़ गया था उसको बढ़ा देंगे। यहाँ देखेंगे ध्यान से, हमने डेब्टर्स में से उसका बैड डेट्स घटा दिया, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन घटा दिया, 11,400 बचा है। इसके बाद मशीनरी। मशीनरी का जो अमाउंट है उसको देखेंगे तो 24,000 है। अब 24,000 में से हमने इसमें भी 5% कम कर दिया था, डेप्रिसिएशन काट दिया था 1,200 रुपये, 22,800 रुपये बचे हैं। अब लास्ट बचता है भवन 57,000 का, तो इसके मूल्यांकन में यानी बिल्डिंग के अमाउंट में भी डेप्रिसिएशन कटा था। 57,000 में से इसका डेप्रिसिएशन कटेगा 2,850 रुपये। अब यहाँ पर 54,150 बचेगा। इसका जब टोटल करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे, एक एक करके टोटल कर लीजिए, इसका टोटल 2,38,000 ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपने पूरी तरह से इस एडजस्टमेंट वाली प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह स्टेप बाय स्टेप समझा है, और मैंने भी आपकी क्वेरीज को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया और इसको आपको करके दिया, क्योंकि मैं स्टूडेंट की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह कदर करता हूं। आप जब भी कमेंट करते हैं तो मैं उसका तुरंत लाइक और हार्ट देता हूं, इसलिए कि आपको यह पता ज़रूर लगे कि आपकी हर कमेंट को मैं ज़रूर पढ़ता हूं और आपकी हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर देता हूं। मेरी रिप्लाई जिस बच्चे ने, जो भी छात्र ने जो भी क्वेश्चन या क्वेरी पूछा है, व्हाट्सअप किया है हमारे नंबर पर, हमने उसका ज़रूर जवाब दिया है। यदि जवाब हमने नहीं दिया है तो उसका हमने वीडियो का लिंक दे दिया है ताकि वह उस वीडियो को देख सके। यदि वह वीडियो उपलब्ध नहीं है तो मैं उस वीडियो को शूट करता हूँ। शूट करने में मुझे 1 या 2 दिन लग सकता है, लेकिन वह वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचती है। इसलिए आप धैर्य रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स लेते रहिए। हाँ, वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। यह वीडियो वायरल हो जानी चाहिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा अवश्य मिले। आप जिस स्कूल कॉलेज में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ऐसी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखो, हम आलतू फालतू अफवाहों को, बिना मतलब की चीज़ों को शेयर ऐसे कर देते हैं, मालूम होता है कि उससे कितने लोगों का भला होगा, लेकिन वह बुरी चीज़ें होती, बुरी चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को फैलने में बहुत वक्त लगता है। ये वक्त क्यों लगता है, आखिर इसमें लोगों का इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। आप लोग ऐसा ना करें, इसका प्रचार अच्छा करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।